जी अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? आप सब लोग खैरियत से हैं? वो 6 बच्चे जो कल सारा दिन लिफ्ट के ऊपर लटके रहे, कल रात उनको उतार लिया गया। अब वो बाहिफाजत अपने घरों को जा चुके हैं। लेकिन ये जो सानिया है, इसकी जिम्मेदारी किसकी थी और इसके पीछे लम्हा ब लांबा क्या होता रहा, ये मैं आपको आज के व्लॉग में बताऊंगा। और एक तवक्को है कि इमरान खान साहब शायद कल रिहा हो जाएं। आज का दिन बड़ा अहम है। क्या इमरान खान साहब की रिहाई मुमकिन है? ये भी हम आपको आज के व्लॉग में बताएंगे। और चंद दिन पहले बल्गारिया में एक छोटा सा वाक़या पेश आया। ये वाक़या हम ज़ाहिर जैसे तमाम वाक़यात व्लॉग के आखिर में बताते हैं, आज के व्लॉग के आखिर में हम आपको बताएंगे कि 4 नौजवानों ने एक रेस्टोरेंट से खाना खाया और वो बगैर बिल दिए फ़रार हो गए। और उसके बाद बल्गारियन गवर्नमेंट ने वो बिल वसूल कैसे किया, वो एक बड़ा दिलचस्प वाक़या है। और मेरा ख्याल ये है कि हमारी हुकूमत को इससे सबक लेना चाहिए। वो वाक़या क्या था, ये मैं आपको आज के व्लॉग के आखिर में बताऊंगा। कल पाकिस्तान के तमाम चैनल्स पे एक फुटेज चलती रही और उसमें एक डोली नमा एक चेयर लिफ्ट का जिक्र किया जाता रहा, जिसके अंदर 6 बच्चे और 2 अडल्ट सवार थे और ये 16 घंटे हवा के अंदर लटके रहे। अब ये वाक़या क्या है, इसकी मैं थोड़ी सी डिटेल आपको बताना चाहता हूँ। ये याद रखें कि खैबर पख्तूनख्वा के अंदर जितने भी पहाड़ी इलाके हैं, उन पहाड़ी इलाकों के दरमियान या नदियाँ गुजरती हैं या फिर दरिया गुजरते हैं। अब एक साइड पे आबादी होती है, दूसरी साइड पे आबादी होती है। ये आबादी, इसके लोग जो अगर दूसरी जगह पे जाना चाहें तो उन्हें रास्ता अख्तियार करना पड़ता है पैदल, और ये पैदल रास्ता कम से कम 6, 4 घंटे, 8 घंटे का होता है। लेकिन उसके मुकाबले में अगर ये यहाँ से दरिया के ऊपर से गुजर जाएं तो ये 4, 5 से या 10 मिनट में दूसरी जगह पे पहुँच सकते हैं। तो अब ज़ाहिर है गवर्नमेंट ने या तो पुल बनाने थे, अब वहाँ पे पुल बन नहीं सकते, फिर गवर्नमेंट ने फिर उनको चेयर लिफ्ट्स लगा के देनी थी और गवर्नमेंट से वो चेयर लिफ्ट्स नहीं लगाई। तो फिर मुकामी लोगों ने एक अरेंजमेंट किया हुआ जिससे वो डोली कहते हैं। अब डोली क्या होती है? डोली एक छोटा सा कैबन नमा एक प्लेटफॉर्म होता है जिसके साइडों पे पिंजरे से लगे होते हैं, और इस कैबन को दोनों साइडों पे बड़े लोहे के बड़े बड़े मजबूत रस्सों से बांधा होता है, और फिर इसके साथ एक चरखी लगाई होती है जिसे इंसान अपने हाथ से खींचता है, और इस डोली को फिर हवा में लटका दिया जाता है। क्योंकि अब आप देखें, इसको इस तरह कर सकते हैं कि ये देखिए एक पहाड़ है, ये एक पहाड़ है, इसके ऊपर ये लोहे का रस्सा लगा दिया गया है, इस रस्से के साथ एक डोली लटका दी गई है, और वो डोली जो है ना वो भी एक प्रॉपर आम वेल्डर की बनाई हुई है, वो बहुत से बाहर से इम्पोर्टेड नहीं होते। उसके ऊपर ये लटका दी, फिर उसको एक दूसरे रस्से से बांध दिया जाता है जो रस्सा उसको खींचता है। अब देखिए डोली अगर रस्से के साथ बंधी हुई है, इस रस्से को अगर आप इस तरह घुमाएंगे एक चरखी के ज़रिए तो ये डोली इस साइड पे आ जाएगी, और दूसरी साइड से अगर उसे चरखी के ज़रिए घुमाया जाएगा तो ये डोली उस साइड पे चली जाएगी। तो ये एक आर्जी सा अरेंजमेंट है जो सारे खैबर पख्तूनख्वा और आज़ाद कश्मीर के अंदर जहाँ जहाँ पहाड़ी इलाके हैं वहाँ पर किया हुआ है। और अमूमन ये 50 रुपये लिए जाते हैं एक मुसाफिर को इधर से उधर शिफ्ट करने के लिए, उधर से इधर शिफ्ट करने के लिए। तो मुकामी लोग इस डोली के ज़रिए सफ़र करते हैं क्योंकि इसके अलावा कोई मीडियम उनके पास नहीं होता। अब ये जो इलाका है बटग्राम का, इसको कहते हैं पाश्तो। इस इलाके में एक साइड पे गांव है और दूसरी साइड पे स्कूल है। अब ये जो स्कूल है इसके अंदर 150 स्टूडेंट्स हैं जो रोज़ाना इस साइड से वहाँ जाते हैं, और इन बच्चों को यहाँ से वहाँ शिफ्ट करने में तकरीबन 1-1.5 घंटा लग जाता है, क्योंकि जो डोली है उसके अंदर 7 से 8 से ज़्यादा लोग सवार नहीं हो सकते। अब कल सुबह 6 बजे 6 बच्चे और उनके साथ जो 2 अडल्ट से वो इस डोली में सवार हुए, और सवार होने के बाद जब दूसरी साइड से उसको खींचा गया, यानी अगर देखें इधर से सवार हुए हैं तो इस साइड वाली चरखी जो है वो चलनी शुरू हुई। जब उस चरखी ने चलना शुरू किया तो डोली जब दरमियान में पहुँची तो एक रस्सा ब्रेक हो गया उसका। अब ये ज़हन में रखें कि रस्सा टूट जाए जब इस डोली का तो इसका मतलब सीधी सीधी मौत होती है। लेकिन ये जो डोली थी ये कंपैरेटिवली बेहतर थी क्योंकि इसके अंदर 3 रस्से लगाए गए थे। एक रस्सा जिसके ऊपर वो चल रही थी उसका एक सपोर्टिंग रस्सा भी था कि अगर खुदा न खास्ता एक रस्सा टूट जाए तो उसके बाद दूसरे रस्से के ऊपर वो डोली चलनी शुरू हो जाए। तो वो डोली अब दूसरे रस्से पर चले गए, और जब उसको खींचा गया तो दूसरा रस्सा भी टूट गया। अब उसके बाद वो एक तीसरा रस्सा बचा था जो इन लोगों ने इसलिए रखा हुआ था कि अगर डोली टूटे तो फिर वहीं पे वो हैंग हो जाए, वो नीचे ना गिरे। तो अब डोली तीसरे रस्से पे आकर रुके। अब उस रस्से को खींचा नहीं जा सकता था क्योंकि उसके साथ खींचने वाला मैकेनिज्म नहीं था। अब उसका एक ही तरीका है कि कोई शख्स वहाँ उस रस्से के ऊपर चढ़ के वहाँ पहुँचे और पहुँच के उन लोगों को रेस्क्यू करे, जो ज़ाहिर मुमकिन नहीं था। तो वहाँ जो डोली के अंदर मौजूद 2 अफराद थे उनके पास मोबाइल फ़ोन था।
उन्होंने फौरी तौर पे अपने घर वालों से रब्ता किया, घर वाले वहाँ पे पहुँचे, फिर मकामी आबादी के लोग वहाँ पहुँच गए, फिर उन्होंने पुलिस को इन्फॉर्म कर दिया, फिर उन्होंने लोकल एडमिनिस्ट्रेशन को इन्फॉर्म कर दिया और उसके साथ साथ एक वहाँ पे एक रिपोर्टर भी था, उसको भी खबर पहुँच गई। जब रिपोर्टर को खबर पहुँची तो उससे इसकी फुटेज बनाई और अपने चैनल को भिजवा दी। अब कल फॉर्चुनेटली कोई ऐसी ब्रेकिंग न्यूज़ थी नहीं कि जिसको मीडिया हाईलाइट करता, तो ये खबर मिल गई मीडिया को, तो एक टेलीविज़न चैनल ने चलाई। जब उस चैनल ने चलाई तो फिर बाकी चैनल्स ने भी चलानी शुरू कर दी और फिर आहिस्ता आहिस्ता ये एक ब्रेकिंग न्यूज़ की शक्ल अख्तियार कर गई और कल फिर खबरों के बजाय ये डोली जो है बार बार दिखाई जाने लगे। जब ये वाक़या इस तरह पेश आ गया और ये तेज़ी से फैलने लगा तो ये इतला फिर अफवाज पाकिस्तान तक पहुँच गई। GHQ ने फौरी तौर पर जो मुकामी कंटोनमेंट था उससे रब्ता किया और उन्हें कहा कि फौरी तौर पर रेस्क्यू करें। जब वो वहाँ पहुँचे तो उन्हें पता चला कि नहीं, ये सिलसिला गंभीर है और इसके लिए हमें SSG चाहिए होंगी। तो फौरी तौर पे SSG वालों से रब्ता किया गया, वो अपने हेलीकॉप्टर पे वहाँ पहुँचे। अब जब हेलीकॉप्टर उस डॉली के करीब पहुँचा तो हेलीकॉप्टर का ख्याल ये था कि वो रस्सा फेंक के और उनके जवान नीचे उतर के बच्चों को उठा के वो फिर रेस्क्यू कर लेंगे। लेकिन जब हेलीकॉप्टर करीब पहुंचा तो उस वक्त एक नई सूरत सामने आ गई कि जो हेलीकॉप्टर के पंखे तो उसके प्रेशर की वजह से, उसकी हवा की वजह से डोली ने ऐसा डोलना शुरू कर दिया। तो ऐसे महसूस हो रहा था कि उलट जाएगी तो ये बच्चे नीचे गिर जाएंगे। फिर एक दूसरा खदशा ये भी पैदा हो गया कि कहीं ऐसा ना हो कि हेलीकॉप्टर के प्रेशर से जो तीसरा रास्ता है वो भी टूट जाए। तो वहाँ पे फिर एक नई गंभीर सी सूरत पैदा हुई। अब इसकी समझ नहीं आ रही थी कि कैसे इन लोगों को या इन बच्चों को वहाँ से निकाला जाए। इस दौरान एक मुकामी नौजवान जो था उसने इनिशिएटिव लिया और वो रस्से के साथ लटक के वहाँ पहुँचा और पहुँचने के बाद उसने एक बच्चा उठाया और वो बच्चे को लेके वापस आ गया। तो ये एक बड़ा अच्छा इनिशिएटिव था, लेकिन फिर उसे दोबारा इससे रोक दिया गया क्योंकि रस्सा किसी वक्त भी टूट सकता था और ये मुकामी जो एडमिनिस्ट्रेशन थी उसका बर वक्त फ़ैसला था, क्योंकि अगर ये फ़ैसला ना होता और बार बार इस तरह नौजवान वहाँ पर जाते रहते तो शायद रस्सा टूट सकता था। बहरहाल उसको रोक दिया गया। उसके बाद फिर नई टेक्निक से इस्तेमाल की गई, फिर अल्टरनेट इस्तेमाल किया गया और उससे फिर बच्चों को रेस्क्यू करना शुरू किया गया। इस दौरान ज़ाहिर रात हो गई तो पता चला कि नाइट विजन्स नहीं है और फिर रात के वक्त इस किस्म का कोई ऑपरेशन नहीं किया जा सकता, लेकिन इसके बावजूद एक हाई रिस्क ऑपरेशन किया गया और फिर आहिस्ता आहिस्ता इन बच्चों को निकाल लिया गया। 6 बच्चों की इतला तकरीबन 10:30 बजे तक आ गई थी कि उन्हें निकाल लिया गया और अब वो सेफ़ हैं और उसके बाद जो दूसरे 2 मर्द हैं उनको भी फिर निकाल लिया गया। अब जो ये सूरत हाल है वो आपके सामने है, लेकिन इस सूरत हाल में से 2 सवाल पैदा होते हैं। पहला सवाल तो ये पैदा होता है कि ये जो डोलीज़ हैं ये पूरे खैबर पख्तूनख्वा के अंदर और इसके साथ साथ नार्दर्न एरियाज़ में और फिर इसके साथ साथ चित्राल की तरफ और फिर आज़ाद कश्मीर के अंदर हैं और ये एक वाहिद मीडियम है लोगों का जिसके ज़रिए वो एक जगह से दूसरी जगह जा सकते हैं। और अगर ये मीडियम बंद हो जाएगा तो फिर लोगों के लिए सफ़र करना या एक पहाड़ से दूसरे पहाड़ पर जाना नामुमकिन हो जाएगा। अब क्योंकि हमारी गवर्नमेंट या हमारी रियासत इस किस्म का कोई बंदोबस्त नहीं कर रही तो फिर लोगों के पास अपनी मदद आपके तहत काम करने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं बचता। अब गवर्नमेंट ने बजाय इसके कि वो इस सारी सूरत हाल को ठीक करती, गवर्नमेंट ने पिछले 76 सालों से इसके ऊपर किसी किस्म की तवज्जो नहीं दी। अब जब ये वाक़या पेश आया तो वज़ीर साहब ने सबसे पहला जो काम किया वो ये किया कि इन्होंने जितनी भी डोलीज़ थी उन सब की ऊपर पाबंदी लगा दी। और ये अमूमन पाकिस्तान के अंदर ऐसा ही होता है कि जब भी कोई हादसा होता है तो फौरी तौर पे हम पाबंदी लगा देते हैं। मैं इसको बंद मैनेजमेंट कहता हूँ कि अगर बसंत के अंदर कोई बच्चा किसी डोर का निशाना बन गया तो बसंत बंद कर दें, अगर सड़क के ऊपर हादसा हो गया तो सड़क बंद कर दें, अगर किसी स्कूल के अंदर कोई वाक़या पेश आया तो स्कूल बंद कर दें, अगर किसी जगह दफ्तर के अंदर गड़बड़ होगी तो दफ्तर बंद कर दें, फैक्ट्री के अंदर गड़बड़ होगी तो फैक्ट्री बंद कर दें। ये जो बंद मैनेजमेंट है ये भी पाकिस्तान का बहुत बड़ा क्राइसिस है। अब बजाय इसके कि हम बंद मैनेजमेंट की तरफ जाने के बजाय हम सोल्यूशन की तरफ क्यों नहीं जाते? तो प्राइम मिनिस्टर साहब को चाहिए कि वो इस डोलीज़ को बंद ना करें क्योंकि ये वाहिद मीडियम है जिसके ज़रिए लोग एक जगह से दूसरी जगह जा सकते हैं। अगर आप इस पर पाबंदी लगा देंगे तो फिर सवाल ये है कि लोग फिर सफ़र कैसे करें। इसके ऊपर पाबंदी लगाने के बजाय गवर्नमेंट को ये चाहिए कि इसके SOPs बनाए और वो जो रस्से होते हैं वो बड़े ही महंगे होते हैं और महंगे होने की वजह से उसकी रिपेयरिंग कर करके उसको इस्तेमाल करते हैं लोग। तो गवर्नमेंट को ये चाहिए कि जहाँ जहाँ डोलीज़ मौजूद हैं वहाँ पे सस्ते रस्से प्रोवाइड किया जाए और रस्सों की जो क्वालिटी है उसको इंश्योर किया जाए और इसके साथ साथ जो उसकी डेडलाइन है रस्से की या उसकी जो एक्सपायरी डेट है उसका भी ख्याल रखा जाए। यानी हर जगह जहाँ पे डोली लगी हुई है वहाँ रस्सा गवर्नमेंट खुद प्रोवाइड करे या गवर्नमेंट की निगरानी में प्रोवाइड किया जाए या गवर्नमेंट उसकी क्वालिटी को इंश्योर करे
और इंश्योर करने के बाद जो उसकी एक्सपायरी डेट है वो दोनों पिलर्स पे, इस साइड पे, इस साइड पे लिखी जाए और एक बाकायदा महकमा यानी किसी भी महकमे के हवाले ये कर दिया जाए कि उनके लोग जो है बाकायदा जाके उसका मुआयना करते रहें कि वो ठीक है या गलत है। और अगर किसी जगह पे कोई ब्रेकेज आ गई, क्योंकि उसकी वजह ये है कि ये सब देसी काम है, तो रस्सा जो है वो भी देसी होता है और लोहे का होता है, और इस साइड पे जो डोली लगाई जाती है वो भी देसी होती है और वो भी बहुत हाई क्वालिटी की नहीं होती। और जब वो ऊपर से गुजरती रहती है तो गुजरने की वजह से उसके अंदर रगड़ पैदा होती है, रगड़ की वजह से रस्सा ब्रेक होना शुरू हो जाता है, क्योंकि रस्सा छोटी छोटी तारों से मिलकर बना होता है। तो जब एक तार टूट जाएगी तो उसका नुकसान ये होगा कि ऊपर डोली फंस जाएगी, और जब फंसेगी तो आप उसको ज़्यादा जोर लगाएंगे तो या तो रस्सा ब्रेक कर देगी या रस्से को कमज़ोर कर देगी, और अमूमन ऐसा ही होता है। तो गवर्नमेंट को ये चाहिए कि रस्से सस्ते प्रोवाइड करे, क्वालिटी इंश्योर करे, फिर जो उसकी एक्सपायरी डेट है उसका ख्याल रखे, और फिर उन लोगों को जो रस्से चला रहे हैं या डोली चला रहे हैं उनको इसका पाबंद किया जाए कि एक्सपायरी डेट से पहले पहले उन्हें रस्सा तब्दील करना है, और अगर रस्सा तब्दील नहीं होता तो फिर डेफिनेटली उन लोगों को सज़ा दी जाए, फिर वहाँ पे उस डोली को पाबंद कर दिया जाए, उसे बंद कर दिया जाए। सेम इसी तरह जो डोलीज़ हैं उनको बाकायदा एक स्पेसिमेन बना के, उसकी बाकायदा एक ड्राइंग बना के, उसके अंदर जितने इक्विपमेंट्स हैं उनकी क्वालिटी को इंश्योर करके उनको कहा जाए कि आपने ये इक्विपमेंट लगाना है, इसके अलावा नहीं लगाना। और उसके लिए गवर्नमेंट फंडिंग भी कर सकती है, यानी जहाँ पे डोली की ज़रूरत है गवर्नमेंट प्रॉपर फंड दे और उस फंड के मुताबिक वो डोली बने, और उसके बाद लोग जो है उसको इस्तेमाल करें। ये पाबंदी लगा देना या रोक देना कोई हल नहीं है, क्योंकि इससे लोगों की सफरिंग में मज़ीद इजाफा हो जाएगा। अब देखें, अगर ये डोली बंद हो जाती है तो 150 स्टूडेंट जो इस साइड से उस साइड पर जाते हैं, इसका मतलब ये हुआ कि आपने उनकी एजुकेशन बंद कर दें। और इसी तरह और इलाके हैं जिसके अंदर लोग अपना राशन लेने की दूसरी साइड पे जाते हैं, लोग अपने मुकदमे भुगतने की दूसरी जगह जाते हैं, लोग अपने मरीज़ों को लेके अस्पतालों में जाते हैं दूसरी साइड पे, और लोग रोज़मर्रा के लिए यानी अपनी जॉब के लिए, नौकरी के लिए दूसरी साइड पे जाते हैं। तो जब आप पाबंदियां लगा देंगे, उसको रोक देंगे, तो ना कोई बंदा जॉब के लिए वहाँ जा सकेगा, ना एजुकेशन के लिए जा सकेगा, और मरीज़ जो होंगे अपने घरों में मर जाएंगे। तो ये क्या किस किस्म की मैनेजमेंट है कि आप उठते हैं फौरी तौर पे फैसला कर देते हैं कि बंद करते हैं। बंद करना इसका सलूशन नहीं है। सलूशन वही है जो मैंने आपसे अर्ज़ किया कि आप उस पर जाएं, और गवर्नमेंट एक ही बार ये सारे जितनी डोलीज बनानी है बनाए, या लोकल लोगों को प्रोवाइड करे कि आप बनाएं और लोकल लोग ही चलाएं बेशक, लेकिन गवर्नमेंट की सुपरविजन में ये होना चाहिए। अब मैं तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की तरफ, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में कल जुल्फ़िकार भुट्टो साहब एक वकील हैं, उन्होंने एक दरख्वास्त दायर कर दी कि ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट और आर्मी एक्ट जो है वो क्योंकि उसके अंदर कन्फ्यूजन पैदा हो गई है, तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान एक डायरेक्शन दे गवर्नमेंट को कि 10 दिन के अंदर अंदर वो इसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की राय ले, ताकि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान इसका सलूशन दे। और उसके साथ साथ उन्होंने दरख्वास्त की है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ये फैसला करे कि जब तक ये फैसला नहीं होता उस वक्त तक इन दोनों बिलों के ऊपर या दोनों कवानीन के ऊपर को अमल दरामद नहीं होगा, इसके ऊपर इसके अमल दरामद को रोक दिया जाए। तो ये दरख्वास्त, ये पटिशन बड़ी क्लियर है, और मुझे यूँ लगता है कि ये पटिशन एक्सेप्ट भी कर ली जाएगी और इसके बाद अमल दरामद इस पर रोक भी दिया जाएगा, जो एक नया आइनी और कानूनी क्राइसिस पाकिस्तान के अंदर आ जाएगा। लेकिन ज़ाहिर है अब ये आना ही आना है, ये किया ही इसीलिए गया है सब कुछ कि कुछ ना कुछ तो होकर रहे, ये कुछ ना कुछ तो अब आज से होना शुरू हो जाएगा। और कल उम्मीद थी सबको कि इमरान खान साहब का केस चल रहा है सज़ा मुअत्तली का और उसके साथ सहूलियत का भी, तो कल इस्लामाबाद हाई कोर्ट कोई ना कोई फ़ैसला दे देगी। कल सारा दिन शादियाने बजाए गए कि इमरान खान साहब का आखिरी दिन है जेल के अंदर, लेकिन ज़ाहिर है कल फिर अदालत ने इन दोनों दरख्वास्तों को नहीं सुना और सज़ा मुअत्तली का जो केस है वो कल तक के लिए मुलतवी हो गया, यानी कि आज नहीं बल्कि जुमेरात के दिन इसको सुना जाएगा। अब सवाल ये है कि क्या इमरान खान साहब को रिलीफ मिल सकता है? इस पे एक ऑप्शन अभी तक मौजूद है, और वो ऑप्शन ये है कि ये इस्लामाबाद हाई कोर्ट शायद इमरान खान साहब के केस को सुन के इन्हें रिलीफ दे दे, और अगर इन्हें रिलीफ मिल गया तो इमरान खान साहब जेल से रिहा हो जाएंगे। लेकिन मुझे इसकी तवक्को नहीं है, क्योंकि इतनी जल्दी इमरान खान साहब की जान नहीं छूट सकेगी। उसकी वजह उनका माजी है, और माजी जब सामने आता है तो फिर वो हाल को भी खा जाता है और मुस्तकबिल को भी खा जाता है। इमरान खान साहब की जो गलतियाँ हैं उन गलतियों ने बाकायदा बच्चे देने शुरू कर दिए हैं। अब ये बच्चे कम नहीं होंगे, ये बढ़ते चले जाएंगे। तो इमरान खान साहब को आज रिहाई या कल रिहाई मेरी ज़ाती राय में नहीं मिल सकेगी। और अब हम बुल्गारिया के वाक़े की तरफ आते हैं। बुल्गारिया के अंदर एक रेस्टोरेंट था, वहाँ पे 4 नौजवान इटालियन जो थे वो खाना खाने के लिए आए
उन्होंने खाना खाया और खाना खाने के बाद वो बगैर बिल दिए वहाँ से दौड़ के गायब हो गए। अब जो मालिक था उस होटल का, उसने इसकी वीडियो बनाई। वीडियो बनाने के बाद बाकायदा उसने अनाउंस किया कि यहाँ पे 4 इटालियन आए थे और उन्होंने खाना खाया और मुझे बिल नहीं दिया और ये बड़ी ज़्यादती है और इटालियन लोगों को ये नहीं करना चाहिए। अब वो क्लिप इतना वायरल होना शुरू हो गया कि बल्गारिया के अंदर भी लोगों ने उसे डिस्कस करना शुरू कर दिया, उसे फॉरवर्ड करना शुरू कर दिया और इस दौरान ये इटली के अंदर भी चला गया और इटली के अंदर भी वायरल होना शुरू हो गया। जब ये बहुत ज़्यादा वायरल हुआ तो अब गवर्नमेंट से लोगों ने पूछना शुरू कर दिया कि आपके अपने रेस्टोरेंट है, आपके अपने लोग हैं, आप उनके हकूक़ को प्रोटेक्ट क्यों नहीं करते। इस दौरान बल्गारियन जो प्रेसिडेंट थे उनका इटली के अंदर दौरा था और जब इटालियन प्रेसिडेंट से मिले तो बल्गारियन प्रेसिडेंट ने खाने की टेबल पे बैठे बैठे इटालियन प्रेसिडेंट से कहा कि देखें ये बड़ी ज़्यादती हुई हमारे साथ, हमारा छोटा सा रेस्टोरेंट था उसके अंदर आपके 4 शहरी जो है खाना खा के गायब हो गए और हमें बड़ा बुरा लगा कि इतना बड़ा मुल्क है और वहाँ पे लोग कर क्या रहे हैं। तो इटालियन प्रेसिडेंट को बहुत अफसोस हुआ और उन्होंने फौरी तौर पर अपने एम्बेसडर को, जो बल्गारिया के अंदर एम्बेसडर था, उसे कहा कि आप फौरी तौर पर उस रेस्टोरेंट में जाएँ, जाके उनसे माफ़ी मांगें और 4 लोगों का बिल अदा करें और ये बिल जो है ये इटालियन गवर्नमेंट अदा करेगी और उसके बाद उन 4 लोगों को भी ट्रेस करें कि जिन्होंने ये गंदी हरकत की है। तो ये छोटा सा वाक़या, ये वाक़या साबित करता है कि जब कौम अपना स्टैंड लेती है तो उस स्टैंड का कितना बड़ा फ़ायदा होता है और फिर स्टैंड, छोटे छोटे जो स्टैंड्स होते हैं ये कौम के प्राइड को साबित करते हैं। तो मेरा इस गवर्नमेंट से भी कैसे को भी ये मशवरा है, इनसे भी दरख्वास्त है कि ऐसे छोटे छोटे स्टैंड लिया करें, फिर ही हमारी इज़्ज़त बहाल हो सकेगी, वरना पाकिस्तान की इज़्ज़त बहाल होती हुई नज़र नहीं आती मुझे।